सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में डायग्राम क्या है कि सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हेल्ड क्लोज टू द आई, बस ये होता है। तो आप ये देखिएगा कि इसका डायग्राम में कुछ भी नहीं है कि एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ थोड़ी कम है और हेल्ड क्लोज टू द आई, मतलब आई के थोड़ा सा नज़दीक उसको रखा हुआ है। तो आई के नज़दीक मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आपने उसको रख दिया। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है इधर, ओ इधर है एफ, तो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया ऐसे, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट को हमने बोला ए बी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये यहाँ पर इस तरफ जो इसका एक्चुअल में फोकस होता है कॉन्वेक्स लेंस का, वो राइट साइड में होता है। तो वो यहाँ से होकर दूसरी रे ऑफ लाइट को आप गुजारेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो उसके यहाँ पर तो कोई मिलने के आसार नहीं है, यहाँ पर वो खुलती हुई जा रही है, मतलब आगे मिलेगी नहीं कहीं पर भी। तो ये फैलती हुई जा रही है, इसका मतलब इसको अगर हमको रिफ्रैक्टिंग, ये जो रिफ्रैक्टिंग रेज है, अगर इनको मीट करवाना है तो हमें इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये इस तरीके से हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया। पीछे एक्सटेंड करने पर ये बन गया ए डैश, ए डैश और बी डैश, ये है ए, ये है बी, ठीक है। तो बिल्कुल ये तो सिंपल आपका एक कॉन्वेक्स लेंस वाला ही डायग्राम बन गया कि जब आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है, वो बन गया। उसके बाद देखिएगा, अब इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर का आप फॉर्मूला लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। और हेडिंग हमने क्या डाली थी, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये आपको बता देता हूँ दोबारा से, यहाँ पर तो आप पहले लिखें मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब ये, इसको मैं बोल दूंगा कैपिटल डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर। ये हम ज़्यादा से ज़्यादा जो नज़दीक वाला जो डिस्टेंस है, वो नज़दीक वाले डिस्टेंस को हम 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो उसको हम कंफर्टेबली देख सकते हैं। उससे ज़्यादा नज़दीक लेकर आएंगे तो हमें दिखाई नहीं देगी। तो जब लेंस को ज़्यादा नज़दीक लेकर आते हैं तो हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, उल्टा सामने वाले बंदे को हमारी आँख इतनी बड़ी दिखने लगती है, ऐसा होता है। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि हमारी जो आँख है वो ऑब्जेक्ट का काम करती है हमारे अपोजिट खड़े हुए बंदे के लिए, ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हो गया कैपिटल डी, डिस्टिंक्ट विजन, मतलब हमें लेंस को ऐसे एडजस्ट करना है कि वो 25 सेंटीमीटर पर उसकी इमेज बन जाए। तो इमेज हमारी ए डैश बी डैश जो है वो 25 सेंटीमीटर पर बन गई। बार बार 25 लिखने की बजाय उसको हम कैपिटल डी लिखेंगे। कैपिटल डी सेल्फ अंडरस्टूड है कि 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अच्छा, इसको नियर पॉइंट भी बोलते हैं, किसी भी नॉर्मल आई का नियर पॉइंट भी बोलते हैं। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्स ले लिया। हम मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन लिखिएगा। मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन होती है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द मैग्नीफाइंग पावर of the magnifying power of a simple microscope is defined as the ratio of the angles subtended is defined as the ratio of the angles subtended by the image and the object at the eye, by the image and the object at the eye, by the image and the object at the eye
at the eye when both are at the least distance of distinct vision. When both are at the least distance of distinct vision from the eye. हमें क्या करना है कि इस तरफ राइट हैंड साइड पर जहाँ पर ये रेज ऑफ लाइट मिल नहीं रही है, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर आई बना देनी है, ऑब्जर्वर की आई बना देनी है यहाँ पर। ऑब्जर्वर्स आई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम मैग्नीफाइंग पावर निकाल रहे हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकाली जाएगी? मैग्नीफाइंग पावर का ये बोल रहे हैं फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या है? द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट एट द आई। कि इमेज और ऑब्जेक्ट आई पर क्या एंगल बना रहे हैं उसका रेशियो, ठीक है। व्हेन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि ये मान लिया जाए कि हमारा ऑब्जेक्ट भी और हमारी इमेज भी दोनों की दोनों डी वाले पॉइंट पर रखी हुई हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखे हुए हैं, तो तब जो आता है वही आपका मैग्नीफिकेशन कहलाता है। तो आपको ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डी पर नहीं रखा हुआ, ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, आप उसको मानेंगे वर्चुअली आपने इधर शिफ्ट कर दिया उसको, ऐसे आप ये मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को वर्चुअली यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो इस वाले पॉइंट को आप बोल दीजिए ए डबल डैश, ठीक है। और इस केस में हम ये कहेंगे कि जो इमेज है, इमेज क्या है एक्चुअल में, जो इमेज है वो क्या है, ए डैश बी डैश। तो इमेज जो है जो ऑप्टिकल सेंटर पर एंगल बना रही है, आप ये कहेंगे कि भाई आई पर कहाँ बनेगा एंगल, आई पर एंगल कहाँ बनेगा? तो आपको आई पर एंगल नहीं बनाना, जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर रही है वो जा रही है ना आई तक, ठीक है। तो ये वाली रे ऑफ लाइट है, ये भी आई तक जा रही है। तो हम रेफरेंस के तौर पर एक स्टैंडर्ड पॉइंट ले लेते हैं ओरिजिन, और हम ये कहते हैं कि ओरिजिन पर जो एंगल बन रहा है उसी एंगल को माना जाता है कि वही एंगल आई पर बन रहा है। समझ रहे हैं? ओरिजिन यानी कि ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसी को माना जाता है कि वही एंगल आपका आई पर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। तो इमेज क्या है? ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश आई पर यानी कि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पर क्या एंगल बना रहा है उसको आप मान लीजिए बीटा। इमेज जो एंगल बनाए उसको मान लीजिए बीटा, ठीक है। तो और व्हेन ये लिखा है व्हेन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो ये दे रखा है। अच्छा, तो अब इमेज तो डी वाले पॉइंट पर थी, इमेज तो हमने जानबूझकर बनाई ही ऐसी है कि वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर आ जाए, डी पर आ जाए। ऑब्जेक्ट को आपने वर्चुअली शिफ्ट कर दिया इधर, तो ऑब्जेक्ट से आप ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करोगे, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लिया। तो अब ये एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। इसको मैंने बोल दिया अल्फा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आप लिखेंगे कि m इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, m इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट डी। पहली चीज तो ये है, m इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट डी, ये हो गया, ठीक है। और दूसरा एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट डी, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट डी पर हो, जब इमेज डी पर हो, तो वो आप निकालेंगे। तो आप ये देखिएगा कि ये जो मैग्निफिकेशन है ये एंगल्स का रेशियो है।
तो इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है, इमेज जब डी पर रखी हुई है तो फिर वो यहाँ पर ऊपर क्या एंगल बना रही है, बीटा। ऑब्जेक्ट को जब हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर डी वाले पॉइंट पर तो फिर वो क्या एंगल बना रहा है, अल्फा। तो बीटा अपॉन अल्फा है मैग्निफिकेशन। इट इम्प्लाइज दैट मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा सिंस अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। ये जो एंगल्स हैं ये बहुत स्मॉल हैं। हम जनरली जब बात करते हैं तो हम जो लेंस लेते हैं ना तो उसकी फोकल लेंथ भी छोटी होती है, उसका एपर्चर भी छोटा होता है, तो उस केस में हमारे जो एंगल्स हैं वो स्मॉल ही लेते हैं। तो जब हमारा बीटा बहुत स्मॉल है तो बीटा इज इक्विवेलेंट टू tan बीटा एंड अल्फा इज इक्विवेलेंट टू tan अल्फा। तो बीटा इज इक्विवेलेंट टू tan बीटा। अच्छा, ये जो tan बीटा है, tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा की वैल्यू आप कैसे भी निकाल सकते हो। आप tan बीटा की वैल्यू आप बोल सकते हो a डैश b डैश अपॉन ओ बी डैश, ये बोला जा सकता है। या फिर ये देखो, ये बीटा इस छोटे से ट्राइंगल में भी तो लाई कर रहा है, तो आप इसको ए बी अपॉन ओ बी बोल दीजिए, ए बी अपॉन ओ बी बोल दीजिए। tan बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी। यहाँ लिख लेना फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी, फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी, ये तो बीटा हो गया। सिमिलरली अल्फा इज इक्विवेलेंट टू tan अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, tan अल्फा। tan अल्फा देखिएगा, tan अल्फा निकालने का यही तरीका है कि यहाँ से यहाँ तक a डबल डैश b डैश अपॉन ओ बी डैश, a डबल डैश b डैश अपॉन ओ बी डैश, ठीक है। और a डबल डैश b डैश को a b ही बोल दो, a b अपॉन ओ बी डैश। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि a डबल डैश b डैश और a b ये दोनों के दोनों हाइट जो है ये सेम है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, यहाँ तक क्लियर है सर? हाँ जी, पानी दे लीजिए। अभी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बीटा और अल्फा हमारे पास आ गया। तो मैग्निफिकेशन का रिलेशन, मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा, m इज इक्वल टू बी बीटा अपॉन अल्फा करके। देयरफॉर, अब ये इस तरफ कर रहा हूँ मैं, देयरफॉर m इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू ए बी अपॉन ओ बी डैश, ए बी अपॉन ओ बी डैश। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ए बी इंटू ओ बी डैश, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो ए बी इंटू ओ बी, ए बी से ए बी कट गया, तो एम इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। तो ओ बी डैश कितना है, ओ से लेकर बी डैश तक का डिस्टेंस कितना है, डी, तो इसको लिखिएगा डी, ठीक है। और ओ बी कितना है, ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स, तो इसको लिखिए एक्स। तो मैग्निफिकेशन आपका एम कितना आ गया, डी अपॉन एक्स। अच्छा, लेफ्ट साइड में ले रहे हैं तो डी भी माइनस डी, एक्स भी माइनस एक्स, तो माइनस से माइनस कट गया, तब भी आपका डी अपॉन एक्स ही आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो गई डी अपॉन एक्स, ठीक है। इतना इतना करिए, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ।
यू नो तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई d अपॉन एक्स। तो d क्या है 25 सेंटीमीटर और x क्या है कि जहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो आपका मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद में आप ये देखिएगा कि इसी में आप ये कहेंगे कि लेट स्मॉल f be the let small f be the focal length of the lens and as the image is formed at d, therefore इमेज आपकी d पर बन रही है तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस v कितना हो गया माइनस डी। इमेज d पर बन रही है तो इमेज डिस्टेंस लेफ्ट साइड में माइनस डी हो गया। ठीक है, f भी द फोकल लेंथ, तो स्मॉल f जो है उसको हमने f ही मान लिया, उसको हम पॉजिटिव का f मानेंगे, नेगेटिव नहीं मानेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो बाई थिन लेंस फॉर्मूला बाई थिन लेंस फॉर्मूला गुड इवनिंग ये देखो बाई थिन लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। v की वैल्यू कितनी है माइनस d, तो 1 अपॉन माइनस d माइनस 1 अपॉन u कितना है, u हमने माना जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना है माइनस x, तो 1 अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये हो गया। ये करने के बाद में फिर हाँ यहाँ पर क्या करिए, ये हो गया माइनस 1 अपॉन डी और प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब क्या करिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई कैपिटल डी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई कैपिटल डी, दोनों तरफ आप कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन एफ। तो डी से डी कट गया, 1 बचा इधर। ठीक है, तो अब क्या करिए, ये जो माइनस 1 है इस माइनस 1 को उस तरफ ले जाओ, तो माइनस 1 राइट हैंड साइड में जाकर प्लस 1 बन जाएगा। ये राइट हैंड साइड में जाकर प्लस 1 बन जाएगा। तो d अपॉन एक्स कितना है, d अपॉन एक्स मैं पहले ही देख चुका हूँ, ये m है, तो m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। ठीक है, तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जब मैं चाहता हूँ कि इमेज हमारा कैपिटल D पर बन जाए, कैपिटल D मैं बार बार बोल रहा हूँ 25 सेंटीमीटर को कैपिटल D बोल देते हैं, तो जब हम चाहते हैं कि वो 25 सेंटीमीटर पर बन जाए तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल D अपॉन f। ठीक है, उसके बाद अगला आप लिखेंगे व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सिंपल माइक्रोस्कोप का पहला केस हमने करा था व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि कैपिटल डी। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने, मतलब दूर बने। मतलब एक बार तो हम चाहेंगे कि हमारा सबसे नज़दीक हम कितनी कहाँ पर उसको बना सकते हैं, और एक ये दूर से दूर कितना बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल आई की रेंज क्या होती है 25 सेंटीमीटर, तो नज़दीक का हमारा विजन होता है नॉर्मल आई का, और दूर का विजन क्या होता है इन्फिनिटी, कि कितनी भी दूर तक का हम देख सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो मैं अगर ज़्यादा दूर से दूर का देखना चाहता हूँ तो मैग्नीफिकेशन उसकी उस केस में कितनी होगी। तो जो केस सेकंड है वो नोट करें इसमें, केस सेकंड है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी।
the final image is formed at infinity. When the final image is formed at infinity, तो उस केस में आप क्या करेंगे, फिर वही मैग्नीफाइंग पावर हम निकालेंगे. फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कैसे बनेगी, वो कैसे करेंगे? बिल्कुल सही कि हमको ऑब्जेक्ट को, जब मुझे क्या करना था, जब इन्होंने बोला कि भाई हमें ऑब्जेक्ट को नज़दीक रखना है, नज़दीक में रखी हुई चीज़ को ही तो मैग्नीफाई करके देखेंगे. तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे अब इन्फिनिटी पर इमेज बनानी है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँगा, फोकस पर. तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देना है. तो इस केस में डायग्राम आपका कैसा बनेगा, ये सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो कुछ भी नहीं होता, वो जो हमारे हाथ में लेंस होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, उसी को सिंपल माइक्रोस्कोप बोल देते हैं. ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और इधर अब फोकस पर ही ऑब्जेक्ट को रख दिया. ऑब्जेक्ट को जब फोकस पर रखते हैं तो वही काम कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो इधर वाले फोकस से गुजरती है ऐसे, दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं इस तरह से, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं तो ये पैरेलल जाती है. तो चाहे इधर खींचो उसको, चाहे पीछे की तरफ आप उसको एक्सटेंड करिए, कहीं भी आप ये देखिएगा कि वो आपकी इन्फिनिटी पर ही जाती है, यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. तो ये वाला पॉइंट है. तो ए बी आपका ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, और जो ये ए बी ऑब्जेक्ट है ना, मैं इधर लिख रहा हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा, ये स्मॉल एफ है, यानी कि हमारा इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो एक्स ना होकर इस केस में एफ है, क्योंकि फोकस पर ही रखा है उसको. ठीक है, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने एच मान लिया. ठीक, इसके बाद आप ये कहेंगे यहाँ पर आई है, ऑब्जर्वर की आई, ऑब्जर्वर्स आई, तो इसका मतलब ऐसे 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 कितनी भी दूर अगर हमारी इमेज बन जाए, कितनी भी दूर इमेज बन जाए, तो हमारा जो इमेज है, चाहे वो इस तरफ बने चाहे वो इस तरफ बने, इमेज का ये वाला एंगल, अच्छा क्या होता है कि इमेज ना, जैसे यहाँ पर तो इमेज इस तरफ बन रही थी, लेकिन इस केस में इमेज ना इस तरफ बनती है, पीछे नहीं बनती, इस तरफ बनती है. तो आप ये देखिएगा कि ये जो रे ऑफ लाइट जा रही है आई पर, ये ऑप्टिकल सेंटर पर क्या एंगल बना रही है, बीटा बोलूँगा उसको मैं. बीटा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इमेज हमारी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इमेज बनेगी कहाँ पर, इन्फिनिटी पर बनेगी. समझ गए. तो इमेज से आने वाली जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल बनाती है उसी को बीटा लेते हैं. यहाँ पर भी देख लीजिए, ये ए डैश बी डैश है, तो इमेज से आने वाली रे जो ऑप्टिकल सेंटर पर एंगल बना रही है उसको मैं बीटा ले रहा हूँ. समझ गए. उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, पहले तो मैग्नीफिकेशन देखते हैं. ठीक, तो मैग्नीफिकेशन का रिलेशन यहाँ पर क्या होता है, ये याद रखना है. देखिए वहाँ पर मैग्नीफिकेशन क्या था, एम क्या था कि लिखा है, नहीं लिखा. मैग्नीफिकेशन क्या था कि एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट डी, कि इमेज डी पर अगर रखी हुई है तो वो कितना एंगल बना रही है. तो यहाँ पर इमेज कहाँ पर रखी है, इन्फिनिटी पर रखी हुई है इमेज. तो यहाँ मैग्नीफिकेशन क्या होगा, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट इन्फिनिटी, कि वो इन्फिनिटी पर अगर इमेज रखी हुई है तो वो एंगल कितना बना रही है, बीटा ही है. इस केस में बीटा ही है. अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जब ये वाला एंगल बीटा है तो ये भी तो बीटा ही होगा, ये भी तो बीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा. अच्छा, अपॉन मैग्नीफिकेशन में ऊपर क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट इन्फिनिटी, जहाँ पर इमेज बढ़ रही है, अपॉन एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट डी. समझ रहे हैं. तो जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को मुझे डी पर ही रखकर बनाना है. वो क्यों, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट तो मुझे नज़दीक में ही चाहिए ना. मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं कोई बहुत दूर का ऑब्जेक्ट, वो टेलीस्कोप नहीं है कि मैं बहुत दूर के सितारे देख रहा हूँ. समझ गए. तो इसलिए ऑब्जेक्ट को मुझे अपने नज़दीकी पॉइंट पर ही रखना है, अपने जो नियर पॉइंट है, जो मेरा डी है उसी पर रखना है. तो मैग्नीफाइंग पावर इसकी कैसे निकलेगी, एम इज इक्वल टू, लिखिएगा इसकी मैग्नीफाइंग पावर आएगी, it is defined as the ratio of angle formed by image
इन्फिनिटी, भाई इमेज जब इन्फिनिटी पर है, ठीक है, और अपॉन एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा प्लेस्ड एट कैपिटल डी। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैपिटल डी पर ही रखना है हमको, माइक्रोस्कोप के केस में उसको हमें नज़दीक ही रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ तक क्लियर है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। यस सर। ठीक है, लक्ष्य, पार्थ, हंसराज बताओ। यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब जो इमेज बना रही है एंगल वो बीटा, वो तो मुझे समझ में आ गया। जो ऑब्जेक्ट बना रहा है एंगल, वो ऑब्जेक्ट वाला एंगल मुझे नहीं आया समझ में, तो उसको मैं क्या करूँगा, इस डायग्राम में ना बनाकर हम ये कहेंगे, या चाहो तो बना लो इस डायग्राम में। हमने माना कि जो हमारा डिस्टिंक्ट पॉइंट है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, वो ये है, ठीक है। जनरली आप देखेंगे कि बुक्स में ना वो उस डायग्राम को अलग बना लेते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल को अलग बना लेते हैं, तो ये डी है। तो आपने क्या करा, आपने वर्चुअली इस ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पर भी आपने क्या करा था, वर्चुअली ऑब्जेक्ट को डी वाले डिस्टेंस पर लाकर लोकेट कर दिया था। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को वर्चुअली इस पॉइंट पर लाकर लोकेट कर देंगे। कहाँ पर, डी पर। तो इसको मैं बोल दूंगा ए डबल डैश बी डबल डैश, क्योंकि ए डैश बी डैश यूज करा जाता है इमेज के लिए। तो इसको यहाँ पर लाकर लोकेट कर दिया, और यहाँ से आप ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करोगे तो ये एंगल बन जाएगा आपका अल्फा, ये एंगल बन जाएगा अल्फा। तो ऑब्जेक्ट को जब डी पर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट जो ऑप्टिकल सेंटर पर एंगल बनाता है उसको मैं अल्फा बोलता हूँ। तो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा वो अल्फा, इमेज जो एंगल बनाएगी वो बीटा, ये हम लेकर चलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं ना कि काफ़ी मिक्सअप हो रखा है यहाँ पर। तो इस वजह से इन्होंने क्या करा है कि ये जो इतना सा ट्राइंगल नया बना है, इस ट्राइंगल को अलग बना देते हैं। इस ट्राइंगल को ऐसे दिखा देते हैं इस तरह से कि ये ए बी है और ये O है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, ये डिस्टेंस है D, और मतलब ऑब्जेक्ट को अगर आपने D पर रख दिया तो वो ऑप्टिकल सेंटर पर एंगल बना रहा है कितना, अल्फा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, h, ठीक। तो अल्फा इज इक्विवेलेंट टू tan अल्फा इज इक्विवेलेंट टू AB अपॉन OB। तो कितना हो गया, h अपॉन D हो गया, h अपॉन D। चलिए ये आ गया। उसके बाद बीटा इज इक्विवेलेंट टू tan बीटा, ठीक है। तो बीटा निकालने के लिए हम ये कहेंगे बीटा ये वाला एंगल है बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन OB। एक मिनट, और बी डबल डैश लिखना चाहिए था, ए बी अपॉन ओ बी डबल डैश, ओ से बी डबल डैश बना, इधर भी बी डबल डैश लिखना चाहिए था, ठीक है। और ए बी ऊपर लिखा है तो वो ए बी ए डबल डैश बी डबल डैश जो है वो ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो ये ए बी अपॉन ओ बी हो गया। अब देखिएगा ए बी कितना है एच, और ये जो ओ बी है ये कितना है एफ। देयरफॉर मैग्निफिकेशन इस केस में क्या होगा, वही बीटा अपॉन अल्फा, ठीक। तो बीटा कितना है h अपॉन एफ अपॉन अल्फा कितना है h अपॉन डी। तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में एच डी, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में एच एफ। तो इसका रिलेशन आ गया डी अपॉन एफ। तो जब हमको इमेज इन्फिनिटी पर चाहिए सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, तो मैग्निफिकेशन का रिलेशन आता है डी अपॉन एफ। जब हमको इमेज चाहिए डी पॉइंट पर, यानी कि डिस्टिंक्ट हमारा जो लीस्ट पॉइंट है डिस्टिंक्ट विजन का, तब वो आएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ, ठीक है। तो दोनों में इतना अंतर है। ये आपका कंप्लीट होता है जी सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद में अगला नोट करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस चीज़ के लिए है कि अगर हमको बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखनी है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उसमें क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कि एक लेंस ना यूज़ करके वहाँ पर हम 2 लेंस यूज़ करते हैं, एक एक्सट्रीमली स्मॉल, एक थोड़ा सा बड़ा। तो ये वाला मैं मिटा रहा हूँ इधर से। और केसेस वहाँ पर भी 2 देखेंगे। एक बार हमको इमेज बनानी होगी अपने लीस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, और एक बार हमको इमेज बनानी होगी इन्फिनिटी पर।
तो यहाँ पर भी 2 केस लेकर चलेंगे। हेडिंग डालिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में compound microscope is an optical device used to see. It is an optical device used to see magnified images of tiny objects. मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स, कि छोटे ऑब्जेक्ट्स की बड़ी बड़ी मैग्नीफाइड इमेजेस देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करा जाता है। अच्छा, पूरे होंगे। चलिए जी, उसके बाद लिखें इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। इट कंसिस्ट ऑफ 2 convex lenses of short focal length arranged coaxially। coaxially का मतलब क्या है कि एक सेम एक्सिस पर ही आपको उनको दोनों को रखना है। अरेंज्ड coaxially। पहला लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में लिखिएगा इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ एफ नॉट, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ very short, it is a convex lens of very short focal length f naught, very short focal length f naught and small aperture। and small aperture, full stop। It is positioned near the object to be magnified। It is positioned near the object to be magnified। सेकंड लिखेंगे eyepiece, eyepiece। It is a convex lens of comparatively larger focal length। It is a convex lens of comparatively larger focal length, comparatively larger focal length FE and
लार्जर अपर्चर देन ऑब्जेक्टिव ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव हो गया, आईपीस हो गया। अब इसमें क्या है कि दोनों ही चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे आईपीस हो, तो ये दोनों के दोनों जो हैं इनकी फोकल लेंथ दोनों की कम होती है, छोटी फोकल लेंथ होती है। लेकिन क्या है कि उसकी बहुत छोटी होती है ऑब्जेक्टिव की, उसके कंपैरिजन में इसकी थोड़ी सी बड़ी होती है। और ये दोनों के दोनों कोएक्सियली का मतलब ये है कि एक सेम मेटल की ट्यूब होती है, उस मेटल की ट्यूब में उसको पिरो रखा होता है। पिरोने का मतलब मैं बताता हूँ क्या है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत बारीक सा होल कर रखा है लेंस में बीच में, और उसके अंदर से एक मेटल ट्यूब को गुजार रखा है, तो वो जो मेटल ट्यूब है दैट विल बिहेव लाइक प्रिंसिपल एक्सेस, वो प्रिंसिपल एक्सेस की तरह बिहेव करेगी। तो आप ये देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाऊंगा मैं, डायग्राम देखिएगा, बस डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, बाकी फॉर्मूले तो आप देखेंगे सेम है। देखिएगा इसका जो डायग्राम है, यहाँ पर पहले तो एक प्रिंसिपल एक्सेस बना लीजिए, उसके बाद एक कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे छोटा वाला, ठीक है। छोटा कॉन्वेक्स लेंस बनाया, इसका मतलब ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। मतलब जो स्मॉल लेंस है उसको मैं ऑब्जेक्टिव बोल देता हूँ, जो बड़े वाला है उसको आईपीस बोल देते हैं। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O, अब यहाँ पर हमने एक इमेज रख दी और वो ऑब्जेक्ट रख दिया छोटा सा, क्योंकि टाइनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के काम आता है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक। तो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट हमने गुजारी, जो कि अच्छा रखेंगे कहाँ पर, इसका जो फोकस पॉइंट है F0 बोल दिया उसको। अच्छा, F0 क्यों लिखा है यहाँ पर, F0 क्यों लिखा है, F0 को ही F0 बोलते हैं। F0 इस वजह से लिखा है बिकॉज O इज फॉर ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। इसी तरह से मैं जब आईपीस के फोकल लेंथ की बात करूँगा तो उसको FE बोलूँगा, ठीक है। तो इसको फोकस से इस तरफ रखा है, तो भाई एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरी जो है वो यहाँ से इधर वाला जो इसका फोकस है F0, वो वहाँ से होकर गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को आपने ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दिया, तो ये यहाँ पर इस तरह से मीट करेंगी। तो जहाँ ये मीट करेंगी वहाँ पर एक इमेज बन जाएगी, जहाँ पर ये मीट करेंगी वहाँ पर एक इमेज बन जाएगी। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रहा हूँ मैं, इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, जूम करके, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये हमारे पास इमेज बन गई E', V'। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक बड़ा लेंस, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा लेंस लगा लेंगे, उसको हम बोलते हैं आईपीस। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में हमने लगभग यही साइज लिया था लेंस का, ठीक है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप वाला बड़ा लेंस है और ये कंपैरेटिवली छोटा लेंस था। तो यहाँ पर हमने बड़ा लेंस लगा दिया। अच्छा, इसको मैं बोलूँगा, जैसे ये ऑब्जेक्टिव था इसको आईपीस बोलेंगे, तो आईपीस है तो इसलिए उसके ऑप्टिकल सेंटर को ई बोल देंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर को ओ बोल दिया था, बिकॉज इस लेंस को हम ऑब्जेक्टिव नाम दे दिया, इसको ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ से इसका एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से होगा कि इसका जो फोकस है FE' वो इधर लाई करेगा, यानी कि ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, मतलब ये जो है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब ये जितनी भी, अब जो ये रेज ऑफ लाइट निकल रही है इनको डॉटेड बनाना, ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो इधर था FE, तो ये यहाँ से होकर गुजर गई ऐसे फोकस से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि दूसरी रे ऑफ लाइट को गुजारा हमने इसके ऑप्टिकल सेंटर से, इसका ऑप्टिकल सेंटर को हमने ई बोला है, तो ये ऐसे गुजर गई, मतलब इसके मिलने के कोई आसार नहीं है इस तरफ। तो आपने क्या करा,
आपने इनको पीछे एक्सटेंड कर दिया ऐसे, और ये कितनी पीछे बनेगी, ये इस ऑब्जेक्टिव के भी पीछे जाकर बनेगी और बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये इस ए बी की इमेज बनी थी, इसको हमने बोल दिया ए डैश बी डैश। ये इस ए डैश बी डैश की इमेज बनी है, इसको हम बोल देंगे ए डबल डैश बी डबल डैश। डायग्राम समझ में आ गया कि नहीं, ये बता दीजिए, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि ये जो आई पीस वाला लेंस है, इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो हमने डिस्टेंस ले लिया, ये हमने ले लिया यू ई। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, उसको बोल दिया यू ई। अगला अगला देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे यू ओ। यू ओ ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव के लिए ये इमेज बन रही है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो ये इमेज का डिस्टेंस है ए डैश बी डैश, इसको हम बोलेंगे वी ओ, वी नॉट, ये हो गया। ठीक, इसके बाद हम इसमें भी, जैसे ये ऑब्जेक्टिव है और आई पीस है, तो इसमें भी हम दो केसेस देखेंगे। पहला केस व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, पहला केस, और दूसरा केस व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो दो केस देखेंगे। तो इसका मतलब जो हमारी ये फाइनल इमेज है, ये कहाँ बन रही है, ये डी पर बन रही है। फाइनल इमेज डी पर बन रही है। और उसी तरीके से जरा अल्फा और बीटा देखना है, तो अल्फा को तो मैं अलग से दिखाऊंगा क्योंकि वो बहुत मिक्सअप हो जाएगा, वो समझ में आएगा नहीं उनसे। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये यहाँ पर जाकर ऐसे टकराई, और ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर जाकर ऐसे टकराई, इस तरह से। भाई ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर, ये ऊपर वाली रे ऑफ लाइट यहाँ पर आई, नीचे वाली यहाँ पर आई, और ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है, और यहीं पर इधर आई पीस इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके नज़दीक हम आँख लगाकर देखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आई है। सर ये वो है क्या, जिसमें एक नीडल रखनी होती है, उसके पीछे एक और नीडल रखनी होती है, और दूसरे के ऊपर आते हैं प्रैक्टिकली? वो एक मतलब ट्यूब होती है लंबी सी, उस ट्यूब पर एक लेंस लगा रहता है, दूसरा लेंस लगा रहता है। दूसरा मिरर था, पता नहीं ये लेंस वाला है, ये लेंस वाला है। वो देखिए वो कौन सी फिल्म थी, बाहुबली, बाहुबली 2, उसमें नहीं देखते जब वो बाहुबली आता तो वो लेंस लगा कर सेट करते हैं उसको, एक लेंस इधर एक लेंस इधर, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही था उस ज़माने का। ठीक है, और अगर याद हो तो देखिएगा, उसमें भी वो मोटा सा लेंस ही था, मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस ही था, कॉन्केव नहीं था, मतलब बीच में से मोटा था, तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद आप ये देखो, ये हमने सारी चीज़ें देख ली। अब आप ये देखिए कि इमेज जो है, फाइनल इमेज जो ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल बना रही है, दैट एंगल इज टेकन एज बीटा। तो हमारा ये वाला एंगल, इसको हम बीटा ले लेंगे। हो गया? ठीक है, तो उधर ही रख दो। ये वाला एंगल एक्चुअल में यही रे जो है ना, यही रे पीछे की तरफ जाएगी। ये वाला हमारा पूरा एंगल जो है बीटा है। ठीक है, गड़बड़ है ना डायग्राम? तो वही तो है ना, इतने से ई पे गई है, पता है, वो ही लाइन वापस आनी चाहिए। ये सेम ही लाइन होनी चाहिए, तो ये गड़बड़ बन रहा नहीं, है। हमारा भी ये पैटर्न जा रही है, मदद नहीं रही, हम स्केल से बना रहा हूँ तो। सर मैंने भी इसलिए अपना डायग्राम फिर से काट के फिर से बनाया है। वो ही ना, अब मैं सब बनाऊँ यहाँ पर, कर दिए बहुत सारे। मतलब क्या है कि इसी में से जो रे ऑफ लाइट है, तो इसको देखो, जबरदस्ती बना दो। नहीं वो जबरदस्ती मिल गई। चलिए देखता हूँ, गड़बड़ तो इधर से ही हो गई थी, वो है ना कि स्केल से अगर बनाऊंगा तो शायद थोड़ा ठीक बनेगा।
तो भी ठीक नहीं बन रहा। नहीं बन रहा बहुत पैरेलल बड़ा। कर रहा है बहुत बड़ा बनेगा। अरे बड़ा है पैरेलल कर रहा है तो ये लाइन हाँ सर सही कह रहे हैं वो। अरे 2.3 सेंटीमीटर ये भी 2.3 सेंटीमीटर यहाँ लगे मत यहाँ लगे हमने कहा एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ये ऐसे चली गई, पता नहीं लास्ट में और दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे देख रहे इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, सुना है ये ऐसे जा रही है। अब इसको अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे और इसी तरीके से इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो अब जाकर ये यहाँ बन गई है ना, ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, थोड़ा सा स्लैग आ रहा है इसमें पर ठीक है, कोई बात नहीं, समझ जाओ। अब देखिएगा कि ये जो इमेज है, ये जो यहाँ पर बना रही है एंगल, इसी एंगल को हम बोलेंगे बीटा, इस एंगल को बीटा बोलेंगे, और ये था हमारा ए डैश बी डैश। ठीक, अब देखिएगा इसका केस 1। तो हाँ जी बोलिए। तो यहाँ पर D equals to 25 सेंटीमीटर है। हाँ, डी 25 सेंटीमीटर ही रहेगा हमेशा। ठीक है, ओके। हाँ। अच्छा, अब देखिएगा कि ये हमारे पास आ गया। मैग्नीफाइंग पावर इसकी लिखेंगे केस 1, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। When the final image is formed at D। ठीक है, तो अब इस केस में आपका मैग्नीफाइंग पावर जो है, m जो है, m का फॉर्मूला बिल्कुल सेम वैसा ही हो जाएगा कि एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट D, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट D। तो आपको जो इमेज है, इमेज आपको D पर रखनी है, सिमिलरली डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट D, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट D। ये हो गया। तो अब जो है ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो लेंथ है ना, अगर मैंने इसको जो हमारा फाइनल जो इनिशियल ऑब्जेक्ट था उसको h बोल दिया, और इसका जो इमेज बन रहा है उसको h डैश बोल दिया, h डैश बोल दिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan बीटा निकालना है मेरे को, एंगल सबटेंडेड, यानी कि m इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा अपॉन अल्फा। और ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट को खिसकाकर उनको डी पर ही लाकर रख देना है। ठीक, तो उसके लिए मैं उसमें डायग्राम बनाऊंगा तो फिर कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो हम ऑब्जेक्ट का डायग्राम, जैसे वो छोटा सा एक ट्रायंगल अलग बना लिया था, ऐसे ही ऑब्जेक्ट को हम खिसकाकर डी पर ले जा रहे हैं, तो उसका एक ट्रायंगल अलग बना लो। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट को खिसकाकर मुझे यहीं लेकर आना है, डी पर लेकर आना है। तो ऑब्जेक्ट कितना है, ए बी, ए बी, और ये ई है, और ये डिस्टेंस है डी। तो ये एंगल बन गया अल्फा। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे अभी भी? नहीं वो तो समझ गए। हाँ, अभी ये समझ गए। अरे वो तो छोड़ो, वो तुमसे कुछ गड़बड़ बन रहा होगा। चलिए, तो ये बीटा इज इक्विवेलेंट टू टैन बीटा, और टैन बीटा क्या हो जाएगा वो देखो। टैन बीटा के लिए पूरा बड़ा ट्रायंगल लेने की जरूरत नहीं है, छोटा ले लीजिए, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। तो ए डैश बी डैश कितना है, यू ई, एच डैश गलत बोल रहा हूँ ना, हाँ ए डैश बी डैश है एच डैश,
और ई बी डैश जो है ये है यू ई, ठीक है। तो ये हो गया एच डैश अपॉन यू ई। इसी तरीके से जब मैं अल्फा की बात करूँगा, अल्फा इज इक्विवेलेंट टू tan अल्फा, और tan अल्फा क्या हो जाएगा, दिस वन। ए बी कितना है, ए बी एच है, तो एच अपॉन डी, एच अपॉन डी लिख दो सीधा सीधा। और मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, बीटा अपॉन अल्फा, तो एच डैश अपॉन यू ई अपॉन एच अपॉन डी, ये इधर एच डैश डी अपॉन एच यू ई, ठीक है। तो ये जो एच डैश अपॉन एच है इसको एक तरफ लिखो, और ये जो डी अपॉन यू ई है इसको एक तरफ ऐसे लिखो, एच डैश अपॉन एच। तो एच डैश क्या है, एच डैश है हमारा हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय दिस ऑब्जेक्टिव, और एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मैग्नीफिकेशन। तो एमओ हो गया मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मल्टीप्लाइड बाई डी क्या है, इमेज डिस्टेंस फॉर्म्ड बाई आई पीस, ठीक है। और यू ई क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एम ई। तो एम नॉट इंटू एम ई हो गया कि आपके पास अगर दोनों के मैग्नीफिकेशन है तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एम नॉट इंटू एम ई। उसके बाद हम ये कहेंगे कि एम नॉट क्या है, एम इज इक्वल टू, एक तो ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे, मैं इस तरफ कर रहा हूँ उसको, डायग्राम एक बार ना दोबारा से बनाकर देख लेना, एक बार स्केल वगैरह लेकर दोबारा से बनाकर देख लेना, समझ में तो आ गया ना कि इधर वाला जो डायग्राम है उसमें आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को फोकस के इस तरफ रखना है, इधर उसको विद इन द फोकस रखना है ताकि वो वर्चुअल बन जाए इमेज। अच्छा, अब क्या होगा, एम नॉट इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, और ये क्या हो गया, वी नॉट अपॉन यू नॉट, ठीक है। वी नॉट मतलब क्या हो गया, ये वी नॉट अपॉन यू नॉट, ये भी होता है ना लेंस के केस में, वी अपॉन यू भी तो होता है मैग्नीफिकेशन, तो वी नॉट अपॉन यू नॉट हो गया। अच्छा, एज द आई पीस, अब लिखें एज द आई पीस acts as a simple microscope, आई पीस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट कर रहा है। कैसे, सिंपल माइक्रोस्कोप में तो था कि इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही थी, सिंपल माइक्रोस्कोप में तो हमने इमेज को वर्चुअल बनाया था, ऑब्जेक्ट, इसकी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस इसके बीच में रखा था ऑब्जेक्ट को, नहीं समझ रहे, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि जब ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट करेगा तो इसके मैग्नीफिकेशन को मैं क्या लिख दूंगा, एम ई, इसका मैग्नीफिकेशन जो एम ई डी अपॉन यू ई था, तो डी अपॉन यू ई इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन एफ, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में ये चीज़ प्रूव करी थी, तो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई हो गया। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं, therefore m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम नॉट की जगह आप लिख देंगे वी नॉट अपॉन यू नॉट, और एम ई की जगह आप लिख देंगे 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये हो गया, ठीक है। इतना कर दीजिए। इसके बाद मामूली सा ही है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, उसमें इसी में फॉर्मूले में जरा सा चेंज हो जाएगा, वो आपको अगली क्लास में कराता हूँ। क्लास का फिर वही देख लेना कि कल शाम को मैं वही 6:30-7 बजे के बीच में ना मैसेज कर दूँगा, तो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं आप, कोई आना चाहे तो आ सकते हैं।